सिनेमाया के सभी देखने वालों की सेवा में मैं जावेद नसीम अपना सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, रफ़ी साहब के गए हुए ज़माने हो गए, लेकिन आज तक हम रफ़ी साहब को याद करते हैं, उनके नग़्मे सुनते हैं और इतना ही नहीं बल्कि उनकी ज़िंदगी के उन वाक़यात को भी याद कर लेते हैं जो गाहे बगाहे हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं, जिनमें न सिर्फ़ ये कि उनकी भलमनसाहत के क़िस्से शामिल हैं बल्कि उनकी सखावत के क़िस्से भी हैं और वो मद्धम सी मुस्कुराहट जो हर वक्त उनके चेहरे पे खिली रहती थी। आप लोगों को मैं बताऊं कि एक बार ऐसा हुआ कि एचएमवी कंपनी ने 1970 में एक एलपी निकालना चाहा, सैड सॉन्ग्स ऑफ मोहम्मद रफ़ी। अब जाहिर सी बात है कि जब ये सैड सॉन्ग का एलपी निकलना था तो उसमें रफ़ी साहब की एक गमज़दा तस्वीर होनी चाहिए थी कवर पे। लेकिन उस वक्त हैरत की इंतहा नहीं रही कि जब एचएमवी कंपनी के स्टूडियो में जो उनका स्टॉक शॉट था उसमें एक भी ऐसी तस्वीर नहीं मिली कि जिसमें रफ़ी साहब गमज़दा नज़र आ रहे हों। ये तो थी उनके होंठों पे खिली हुई उस मुस्कुराहट की बात। लेकिन आज जो मैं वाक़या बता रहा हूँ ये उनकी जनरोसिटी से ताल्लुक़ रखता है, उनकी सखावत से ताल्लुक़ रखता है कि उस अज़ीम इंसान की तबीयत, उनका मिजाज कैसा था। लेकिन क्या है वो कहानी, किस बारे में है, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं उन तमाम लोगों का कि जिन्होंने हमारे पोस्ट को हमेशा लाइक किया है, शेयर किया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, रोहतक के एक कंपोज़र हुआ करते थे जेपी कौशिक जी। बहुत ही अच्छे कंपोज़र थे और जेपी कौशिक जी ने तकरीबन 50 हिंदी, राजस्थानी और हरियाणवी फ़िल्मों में बेहतरीन म्यूज़िक कंपोज़ किए। उन्होंने रफ़ी साहब के साथ भी बहुत सारा काम किया। उनके फ़र्जंद यानी कि उनके सुपुत्र वो हैं सुनील कौशिक जी। और ये जो सुनील कौशिक जी हैं ये भी अपने ज़माने के इंडस्ट्री के माने हुए गिटारिस्ट रह चुके हैं। रफ़ी साहब के साथ सुनील जी ने भी बहुत सारा काम किया। सुनील जी ने एक मौके पर बताया कि 1979 की बात है कि जब रफ़ी साहब अपनी टीम के साथ फ़ॉरेन टूर पे गए हुए थे और हमारे सामने अमेरिका और कनाडा में बहुत सारे शोज़ थे। शोज़ पर शोज़ हम कर रहे थे और अमेरिका के मुख्तलिफ़ शहरों में शोज़ करने के बाद हमारी टीम लॉस एंजल्स पहुंच चुकी थी। वहाँ पे हम लोग अपने अपने होटलों में चले गए। मैं फ़्रेश वगैरह होने के बाद में निकला। मैंने सोचा कि चलो मार्केट की सैर करते हैं, जब आया हूँ तो थोड़ा इधर उधर देख लूँ। तो मैं मार्केट की तरफ निकल पड़ा और वहाँ पे इधर उधर विंडो शॉपिंग करते हुए, देखते हुए मैं एक म्यूज़िक स्टोर पर पहुँचा। वहाँ पे मैंने बड़े कमाल कमाल के इंस्ट्रूमेंट्स देखे। उनमें से एक इंस्ट्रूमेंट मुझे बहुत पसंद आ गया। ये एक इंस्ट्रूमेंटल एम्पलीफायर था जो कि बहुत ही मुझे आकर्षित कर रहा था। मैंने दाम पूछा, लेकिन उसकी कीमत इतनी ज़्यादा थी कि मैं उतनी कीमत अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। लेकिन मुझे अपने दिल को समझाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मैं चाह के भी अपनी ख्वाहिश को रोक नहीं पा रहा था। मैं चाहता था कि जाते हुए मैं किसी भी कीमत पर इस इंस्ट्रूमेंट को अपने साथ लेकर जाऊं। मैं इसी उधेड़-बुन में था कि मैं वो पैसे कहाँ से अरेंज करूं। मेरे पास तो कोई ज़रिया नहीं था यहाँ पे सिवाय इसके कि मैं रफ़ी साहब से मदद लेता। तो इसी ख्याल में मैं उलझा हुआ मैं होटल चला आया। होटल आने के बाद मैंने सोचा कि मैं ज़हीर भाई से बात करूं, क्योंकि रफ़ी साहब से डायरेक्ट बात करना ये तो असंभव था मेरे लिए। तो उस ज़माने में ऐसा होता था कि हम अपनी बातों को ज़हीर भाई के माध्यम से ही करते थे। तो मैंने ज़हीर भाई को फ़ोन मिलाया। जब मैंने ज़हीर भाई को फ़ोन मिलाया तो वो फ़ोन रफ़ी साहब के कमरे में जा लगा। और उस वक्त तो मैं क्या बताऊं कि मेरी क्या हालत हुई कि जब रफ़ी साहब ने ही फ़ोन उठा लिया, उधर से कहा कि कौन, तो मैं तो इतना घबरा गया उनकी आवाज़ सुनकर के मैंने सोचा कि फ़ोन कट कर दूं। लेकिन फिर मैंने हिम्मत जुटाई और कहा कि साहब मैं सुनील कह रहा हूं। उधर से रफ़ी साहब की बहुत ही प्यार भरी आवाज़ आई कि सब खैरियत, सब ठीक है ना, कोई तकलीफ़ तो नहीं। तो मैंने कहा कि साहब कोई तकलीफ़ तो नहीं, लेकिन एक ज़रूरत के लिए मैंने कॉल किया था। तो उन्होंने कहा कि हाँ बताओ क्या चाहिए तुम्हें, क्या बात है। तो मैंने सारी बात उनको बता दिया कि ऐसे ऐसे हुआ, मैं मार्केट गया, मैंने एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट देखा, मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन उसकी कीमत इतनी ज़्यादा थी कि मैं ले नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे कहूँ, अगर आपकी तरफ से थोड़ी मदद हो जाए तो मैं उसे यहाँ से लेके जाना चाहता हूँ।
रफ़ी साहब ने कहा एक काम करो, मेरे होटल आ जाओ। मैं रफ़ी साहब के होटल पहुंचा। जाकर उनके कमरे में जब मैं अंदर गया तो देखा कि रफ़ी साहब अपनी बेगम के साथ यानी कि मोहतरमा बिल्किस रफ़ी के साथ बैठे हुए कुछ बातचीत कर रहे हैं। मैंने जाके उन्हें सलाम किया। सलाम करने के बाद मैं बैठ गया और फिर उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें बहुत पसंद आ गया है वो? जब तुम्हें पसंद आया है तो जाहिर सी बात है कुछ बहुत ख़ास चीज़ होगी, है ना? और फिर उसके बाद उन्होंने मोहतरमा बिल्किस रफ़ी साहबा से कहा कि दूसरे रूम में एक ब्रीफकेस जो मेरा है उसे आप ज़रा ले आइए। तो बिल्किस साहबा दूसरे रूम में गई, वहाँ से वो ब्रीफकेस लेकर इस रूम में आई। रफ़ी साहब ने ब्रीफकेस खोला और अंदर से बहुत सारे डॉलर्स निकाल कर उन्होंने मेरे हाथ पे रख दिए। जब उन्होंने बिल्कुल पैसे गिने बिना ही इतने सारे डॉलर्स मेरे हाथ पे रख दिए तो बिल्किस जी ने कहा कि भाई गिन तो लीजिए। इससे उनकी जो मुराद थी वो ये थी कि मतलब आप जो पैसे दे रहे हैं तो कम से कम गिन के तो दीजिए कि वो कितने हैं, क्या हैं। रफ़ी साहब ने मेरी मौजूदगी में कहा कि जब मेरा अल्लाह मुझे गिन कर नहीं देता, बिला गिने हुए देता है, तो मैं गिन कर क्यों दूँ? और ये कहते हुए उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट खिली हुई थी। बहरहाल मेरी तो समझ में नहीं आया कि मैं कैसे उनका शुक्रिया अदा करूं। मतलब फ़र्ते जज्बात से मेरी आंखें नम हो गई। मैं उठा, फिर वहाँ से मैं उठा और सलाम करके निकल आया। जाकर मैंने उस इंस्ट्रूमेंट को ख़रीदा, मैं उसे लेकर अपने साथ मुंबई आया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर रफ़ी साहब की सखावत को मैं किस खाने में डालूं, क्योंकि मैं तो इस नीयत से गया था कि कुछ पैसे जो मेरे पास कम पड़ रहे हैं, रफ़ी साहब से मैं कर्ज़ के बतौर वो पैसे कहूँगा कि आप मेरी मदद कर दीजिए, मैं इंस्ट्रूमेंट ख़रीद लूँ और फिर बॉम्बे जाने के बाद फिर मैं उनके पैसे उनको लौटा देता। लेकिन रफ़ी साहब की सखावत और उनकी मोहब्बत देखिए कि जैसे ही उन्हें ये पता चला कि मैं उसे ख़रीदना चाहता हूँ और मेरे पास पैसे नहीं हैं उतने, तो उन्होंने अपनी जानिब से उस इंस्ट्रूमेंट के पूरे पैसे अदा कर दिए और मुझे तोहफ़े के तौर पे वो इंस्ट्रूमेंट मिल गया। वो यादगार एक ऐसी यादगार है कि जिसे मैंने हमेशा अपने सीने से लगाए रखा। तो अब इस कहानी में रफ़ी साहब की सखावत की बात करें, उनकी तबीयत की बात करें, उनकी मोहब्बत की बात करें कि अपने टीम के लोगों के साथ भी वो किस तरह से पेश आते थे, उनका कितना ख़याल रखते थे और कितनी मोहब्बतें वो लोगों में बांटते थे। और ये बात उनके बारे में मशहूर है। मुझे याद आ रहा है एक वाक़या कि जब मुझे ये बताया गया था कि रफ़ी साहब को कलकत्ता बड़ा पसंद था और अक्सर व बेशतर जब वो कलकत्ते में शो करने आते थे तो यहाँ के म्यूज़िशियन बड़े खुश होते थे कि भाई रफ़ी साहब शो करने आए हैं। और उसके पीछे कारण ये था कि रफ़ी साहब को उस शो के जो एडवांस में पैसे मिलते थे बस वही उनके हाथों में आते थे। कलकत्ते में ऑर्गेनाइज़र से मिलने वाले बैलेंस जो रकम होती थी, जो मिलते थे उन्हें, वो यहीं के म्यूज़िशियन में बांट कर चले जाया करते थे। आज भी दो एक म्यूज़िशियन उस दौर के ऐसे हैं जो बहुत ज़ईफ़ हो चुके हैं, लेकिन इस बात को याद करते हैं कि जब रफ़ी साहब आते थे तो हम लोगों को कुछ ना कुछ हाथ में देकर जाते थे। अगर पूजा का वक्त होता तो पूजा के लिए पूजा के कपड़ों के नाम पे रफ़ी साहब दे दिया करते थे। कोई और त्यौहार होता, कोई और बात होती, किसी की ज़रूरत होती तो हमेशा वो अपने मेहनत की कमाई के पैसे उन अपने टीम के लोगों को, अपने म्यूजिशंस को या ज़रूरतमंदों को दे दिया करते। ये कहानी ऐसी थी कि सुनकर मुझे भी बड़ा अच्छा लगा और मैंने सोचा कि ये कहानी मैं आप लोगों के हवाले करूं। तो ये थी वो आज की कहानी जो मैंने आप लोगों के हवाले कर दी। उम्मीद है कि रफ़ी साहब की सखावत की ये दास्तान भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो बस आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए। बहुत सारी मोहब्बतों के साथ नमस्कार।